हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022 का नया संस्करण जारी किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने सारे अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया है, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, साथ ही साथ संक्षिप्त आपके संक्षिप्तियाँ, उसके अलावा खेल, बिहार पीसीएस से संबंधित सारे घटनाक्रम को हम लोगों ने इस आपके पुस्तक में डिस्कस किया गया है। तो जितने भी आपके इस पुस्तक से संबंधित वीडियो लेक्चर्स हैं आपको इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपलब्ध होंगे, जिनमें जैसा कि आप लोगों को पता है कई सारे अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको इस पुस्तक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखला पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इस समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारे लेक्चर्स जो हैं पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके लिए समझना काफ़ी आसान होगा, आपको आसानी से वो विजिबल होगा। जबकि यहाँ पर आप पीडीएफ में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उतनी विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी लोग इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं, इसे आप हमारे समसामयिक घटना चक्र के ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं, या फिर आप मार्केट में उपलब्ध ये पुस्तक आपकी है जिसको वहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो घटनाक्रम है वो आधारित है वैज्ञानिक परिदृश्य पर। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने वैज्ञानिक परिदृश्य की तरफ डियर। यानी आपके इस सेशन में सबसे पहला पार्ट है वैज्ञानिक परिदृश्य। इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य को हम लोगों ने 2-3 पार्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने वैज्ञानिक परिदृश्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी खगोलीय गतिविधियां हैं उनकी तरफ। और पहला हमारा जो आपका खगोलीय जो घटनाक्रम है, गतिविधियां हैं, उनमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा चीन का वेंतियान मिशन। कौन सा? चाइना के द्वारा जो वेंतियान मिशन भेजा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो 24 जुलाई 2022 को जो है ये वेंतियान मिशन जो है एक प्रकार से अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन हेतु भेजा गया है, प्रक्षेपित किया गया है। और यह एक प्रकार से पहला लैब मॉड्यूल है। और ये जो मॉड्यूल है निर्धारित 3 मॉड्यूल जो आपके हैं चाइना के द्वारा, उनमें से ये दूसरा है। पहला मॉड्यूल जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तियानहे मॉड्यूल। ये आपका वर्ष 2021 में चाइना के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। जबकि तीसरा तथा अंतिम जो मॉड्यूल है उसका नाम है मेंगतियान। क्या नाम है? मेंगतियान इसका नाम है, जो अक्टूबर 2022 में प्रस्तावित है, यानी इसके बाद उसको प्रस्तावित किया गया है। वेंतियान का प्रक्षेपण चीन के प्रक्षेपण यान लॉन्ग मार्च 5B-Y3 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 5B-Y3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। और चीन के बहुप्रतीक्षित अंतरिक्ष स्टेशन नाम क्या है? तियानगोंग उसका नाम है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 तक समाप्त होने की संभावना है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट याद करने की जरूरत है। सबसे पहले आपका ये जो वेंतियान है ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और ये आपका दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है। 3 आपके टोटल मॉड्यूल कितने हैं? 3, जिनमें से आपका जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है तियाने मॉड्यूल, दूसरा आपका जो है उसका नाम है वेंतियान, और तीसरा जो लास्ट में प्रक्षेपित किया जाएगा अक्टूबर 2022 में उसका नाम है मेंगनतियान। और यहाँ पर आप याद रखिएगा अभी हाल ही में जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा उसका नाम है तियानगोंग। ये चारों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो यही नाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में सामने दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है PSLV C-53DS-EO, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन आपका है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, ठीक है। इसरो के द्वारा जो आपको जो है 30 जून 2022 को ये आपका प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। नाम है PSLV C-53DS-EO, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। इस मिशन को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। ये दूसरा मिशन है किसका? NSIL का। उसके अलावा अगर बात किया जाए ये जो आपका मिशन है PSLV C-53, यानी आपका जो एक प्रकार से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है C-53, इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रहों को 570 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह एक वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया है। और ये 3 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो DSE, उसके अलावा न्यूशार, लेली, और यहाँ पर आपका है स्कूप 1। ये 3 आपके एक प्रकार से
एक प्रकार से ये 3 उपग्रह आपके हैं किसके, तो सिंगापुर के, जिनको प्रक्षेपित किया गया है इस आपके PSLV C-53 के द्वारा। जो DSEO है एक प्रकार से ये खटकोड़ी आकार का एक उपग्रह है जिसका वजन कितना है, तो 367 किलोग्राम। कितना, 367। ये आप याद रखिएगा, ये तीनों आपके किसके हैं, तो सिंगापुर के ये आपके उपग्रह हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यह उपग्रह अपने साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स मल्टी स्पेक्ट्रिकल पेलोड ले गया है जो पूरी तरह से रंगीन छवियां उपलब्ध कराने के माध्यम से भूवर्गीकृत मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन में सहायक होगा। यानी इसके माध्यम से एक प्रकार से जो जमीन की यानी पृथ्वी की एक प्रकार से स्पष्ट छवि देखने को मिलेगी, छवि स्पष्ट एक प्रकार से यहाँ पर फोटो इमेज लिया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूशार है ये एक प्रकार से सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रो उपग्रह है, और जो स्कूप 1 है वो क्या है, तो ये नॉनयोंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा निर्मित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं डियर, ठीक है, इस आपके चाइना के नए मिशन से। नेक्स्ट हमारा है GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया है अभी हाल ही में। नाम क्या है, GSAT-24, इसका अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है, और ये आपका 23 जून 2022 को एरियन स्पेस के द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट, नाम है मिशन क्या है, VA257 का प्रक्षेपण किया गया है। कहाँ से, कोरू से। ये है कहाँ पर, तो फ्रेंच गुयाना में है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रेंच गुयाना में, यहीं से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है GSAT-24 का। ये मिशन क्या है, तो इसके तहत 2 आपके दूर संचार उपग्रहों को, नाम है GSAT-24, और यहाँ पर MISAT-3D को एक भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पर, भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है, नाम क्या है, MISAT-3D और GSAT-24, ठीक है। कहाँ से, तो कोरू नामक आपके स्थान से, जो कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया है। किससे, तो एरियन 5 रॉकेट से, ठीक है। और ये आपका GSAT-24 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है, तथा यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का इसके द्वारा इसको स्वामित्व संचालित और वित्त पोषित किया जा रहा है NSIL के द्वारा। ये उपग्रह अपने साथ 24 यहाँ पर क्यू बैंड ट्रांसपोंडरों को लेकर गया है, और साथ ही साथ इसका वजन कितना है, 4181.3 किलोग्राम, तथा यह मिशन जीवन काल कितना है, तो 15 वर्ष। यानी ये जो आपका मिशन उपग्रह भेजा गया है एक प्रकार से इसके संचालित होने की अवधि कितनी है, 15 वर्ष है। इसके वजन कितना है, तो लगभग 4181 किलोग्राम इसका वजन है, और ये जो है NSIL के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। विकसित किया गया है किसके द्वारा, GSAT-24 को, तो इसरो के द्वारा यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये उपग्रह का जो है एक व्यावसायिक उपभोक्ता कौन है, तो मेमर्स टाटा प्ले है, और ये उपग्रह देश की DTH यानी डायरेक्ट टू होम संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ठीक है। और GSAT-24 अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार के पश्चात का प्रथम मांग आधारित उपग्रह मिशन भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पहला मांग आधारित उपग्रह मिशन कौन सा है, तो उसका नाम है GSAT-24। MISAT-3D क्या है, तो एक मलेशिया का ये उपग्रह संचालक है, कौन सा, कहाँ का है, तो मलेशिया का, ठीक है। मलेशिया का ये एक प्रकार से उपग्रह संचालक MISAT का उपग्रह है। और नेक्स्ट हमारा है ईलान क्रेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईलान क्रेटर, याद रखिएगा। आपके जितने भी ज़्यादातर क्रेटर हैं वो एक प्रकार से जो काफ़ी गहरे हैं वो उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने की वजह से बनते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नाम है नासा, किसके द्वारा, नासा के द्वारा, इन नासा के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा उत्तर पश्चिम चाइना के एक शहर है जिसका नाम है यहाँ पर हेलोंगजियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा गया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 लाख वर्ष के भीतर की बात की गई है, ठीक है। एक प्रकार से ये टाइम पीरियड दे के आपको बांध दिया गया है 2 फैक्ट याद करने के लिए। दूसरा फैक्ट क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन ये जो आपका ईलान क्रेटर है कहाँ पर है, यहाँ पर हेलोंगजियांग में ये आपका निर्मित है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, तो चाइना में है। ये आपका चीन में खोजा गया दूसरा शंघात क्रेटर है, कौन सा, शंघात क्रेटर है दूसरा, ये आपका जो चाइना में खोजा गया है। जो पहला क्रेटर था उसका नाम है झियुयान, क्या नाम है, इसके पहले जो एक क्रेटर था उसका नाम झियुयान है, ये दूसरा क्रेटर है जिसकी खोज अभी हाल ही में की गई है।
किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित क्रेटर को ही क्या कहते हैं? संघात क्रेटर। एक प्रकार से उल्कापिंडों के पृथ्वी से टकराने के पश्चात जब उनमें क्रेटर का निर्माण होता है तो उसे इंपैक्ट क्रेटर या संघात क्रेटर के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में मौजूद लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले एक जो क्रेटर है उसका नाम है व्रेडेफोर्ड। ये दुनिया का सबसे प्राचीन क्रेटर है। कितना पुराना है? तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है। याद रखिएगा, 200 करोड़ वर्ष पुराना। और भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा लोनार झील भी एक प्रकार की क्रेटर ही है जो उल्कापिंडों के पृथ्वी से टकराने के पश्चात ही बनी है। ठीक है, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है PSLV C-52 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 मिशन। ठीक है, ये आपका देखा, अभी आपने देखा था PSLV C-53 EOS। ठीक है, यहां पर अब आपका है PSLV C-52 EOS 04 मिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के माध्यम से, इसकी 54वीं उड़ान थी, याद रखिएगा। और इसी के माध्यम से PSLV C-52 के माध्यम से अभी हाल ही में इसका संपन्न हुआ है। इसी के माध्यम से श्रीहरिकोटा में जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पर इस आपको लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा में, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से, सार से इसका प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी गई है। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह कौन सा है? EOS 04 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ये तथा 2 अन्य लघु उपग्रह नाम क्या है? इंस्टेड 2 यहाँ पर TD तथा इंस्पायर सैट 1 को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। वहां पर अभी आपने देखा था वो आपका भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। ये आपका सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। और ये वर्ष 2022 में यह इसरो का पहला लॉन्च मिशन भी है। याद रखिएगा, इसरो का पहला लॉन्च मिशन 2022 में कौन था? क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C-52 EOS 04 मिशन भारत का पहला मिशन था, याद रखिएगा। ठीक है, PSLV C-52 PSLV कीशा एक्सेल संस्करण की यह आपकी 23वीं उड़ान है। और कौन सी उड़ान है? तो इसका ये 23वीं उड़ान है PSLV की, याद रखिएगा। 54वीं उड़ान के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया है। EOS 04 एक भू अवलोकन उपग्रह है। उसके अलावा भू अवलोकन का मतलब है कि यानी इस आपके EOS 04 के माध्यम से पृथ्वी पर संचालित हो रही गतिविधियों का इमेज लिया जाएगा, उसकी जानकारियां ली जाएंगी और उसी हिसाब से प्रबंधन किया जाएगा। यानी पृथ्वी पर कौन से क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, कौन से क्षेत्र में कृषि की अलग अलग तकनीकें विकसित हो रही हैं, उनको किस प्रकार से एक प्रकार से डेवलप करना है, कहाँ पर सूखे की स्थिति है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्रण और उसके अलावा वानिकी तथा बागान जैसी चीज़ों को, मिट्टी और उनकी नमी से संबंधित चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, उसके अलावा इस उपग्रह का वजन कितना है? तो 1710 किलोग्राम इसका वजन है। और इस उपग्रह का निर्माण UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के द्वारा इसका किया गया है। यह आपका 2280 वाट ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और इसकी मिशन अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 10 वर्ष की मिशन अवधि है इसकी। इसी में आपका एक है इंस्टूडी, ये आपका जो मिशन है इसी के अंतर्गत भेजा गया। ये भी आपका इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन है। किसका? एक इसरो के द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है आपका। कौन सा? इंस्टूडी, जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह का पूर्ववर्ती है, यानी प्रिकर्सर है, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपका भारत और भूटान की। दूसरा हमारा जो इसमें था इंस्पायर, यहाँ पर सैट 1, ये कैसा? तो एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, याद रखिएगा। ये छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। कौन से छात्रों के द्वारा? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST त्रिवेंद्रपुरम के द्वारा ये आपका कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है इस आपके उपग्रह को। इसका उद्देश्य क्या है? तो आयन मंडल गतिकी, यानी जो आपका आयनोस्फीयर डायनेमिक्स है, उसके साथ साथ सूर्य के कोरोना के तापन की प्रक्रिया में उसकी समझ में सुधार करना है। यानी एक प्रकार से सूर्य का जो टेम्परेचर है उसके कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालना ही इस आपके इंस्पायर सैट 1 का मुख्य लक्ष्य है, याद रखिएगा। ठीक है,
और ये आपका एक प्रकार से इसका उद्देश्य क्या है, आयन मंडल गतिकी के संबंध में सारी जानकारियां इकट्ठा करना। आयन मंडल तो आप जानते हैं, जैसे आपके ये पृथ्वी मान लीजिए है, तो पृथ्वी के ऊपर जो लेयर होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये जो आपका मंडल है आयन मंडल, इसी के बारे में जानकारियां प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है इनसैट 4B सेवा मुक्त किया गया है। किसको? इनसैट 4B को सेवा मुक्त किया गया है। इनसैट 4B क्या एक प्रकार का संचार उपग्रह था। कौन सा? संचार उपग्रह था, जिसे अब सेवा मुक्त यानी रिटायरमेंट दे दी गई है। ठीक है, 24 जनवरी 2022 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह मिशन पूर्ण करने के बाद निपटान से गुजरने वाला भारत का कौन सा मिशन है? तो भारत का 21वां ये आपका जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, सैटेलाइट है, भारत का कौन सा 21वां है, याद रखिएगा। या आप याद रखिएगा, इसे डीटीएच एवं अन्य संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इनसैट 4B का प्रक्षेपण 12 मार्च 2007 को इसरो के द्वारा फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना, जो आपका आपका यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में है, याद रखिएगा। उसके अलावा यह इनसैट 4 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था। इनसैट 4 श्रृंखला का कौन सा? दूसरा उपग्रह था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 2007 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। कितने वर्षों तक इसकी अवधि रही है? तो 15 वर्षों तक। ठीक है, 2022 में इसको रिटायरमेंट दे दी गई है, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला हमारा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक प्रकार की दूरबीन है, इंफ्रारेड ये आपकी दूरबीन है, याद रखिएगा। और ये नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया? तो ये भी आपका फ्रेंच गुयाना में किया गया है। कहाँ पर? फ्रेंच गुयाना, जो आपका यह दक्षिणी अमेरिका के ये आपका यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से इसको किया गया है। ठीक है, और यह एक विशाल औरक्त दूरबीन यानी इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। और इस पूर्व में इस दूरबीन को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था। प्रक्षेपण किया गया है फ्रेंच गुयाना में। किसके माध्यम से? तो एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से इसका प्रक्षेपण हुआ है। नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके प्राथमिक दर्पण का व्यास कितना है? तो लगभग इसका 6.5 यानी इसका जो पहले सबसे दर्पण लगा होता है, इसका जो लेंस होता है एक प्रकार से कितना है? 6.5 मीटर है। और ये आपका JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक साझा मिशन था। यानी इन सारे लोगों ने मिल करके इस आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। उसके अलावा नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इसके विकास के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी था। आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले दशक की एक प्रमुख वेधशाला है, जो ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगी। उसके अलावा बिग बैंग के पश्चात, यानी ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है विशेष रूप से हमारे पृथ्वी के फॉर्मेशन के बारे में या एक प्रकार से ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए है, यानी उसकी सारी जानकारियों का इकट्ठा करने के लिए इसे विकसित किया गया है। यानी इसमें बिग बैंग जो थ्योरी है वो कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर भी अध्ययन किया जाएगा। और इसके पश्चात बिग बैंग के पश्चात प्रथम प्रदीप्त चमक से लेकर के सौर प्रणालियों के क्रमिक विकास तक का अध्ययन इस दूरबीन के माध्यम से होगा। अगला हमारा है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, नाम है धवन 1। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इनके अलग अलग जो नाम है यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनते हैं कि धवन 1 का संबंध किससे है। तो ये एक प्रकार का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ये जो धवन है इसका सफल परीक्षण 25 नवंबर 2021 में किया गया है। इसका नाम है धवन 1 और परीक्षण ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की भारतीय एरोस्पेस निर्माता एवं वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता नाम है स्काई रूट। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ही इसका प्रक्षेपण किया गया है। स्काई रूट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, जिसने इसका प्रक्षेपण किया है। और यह परीक्षण नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के परीक्षण केंद्र में इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो नागपुर में। धवन 1 क्या है? भारत का एक प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन सा है? तो उसका नाम है धवन 1।
कहाँ पर परीक्षण हुआ है? तो नागपुर में परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किसके द्वारा? तो ये आपके हैदराबाद की एक संस्थान है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। उसके अलावा इस इंजन का जो नामकरण है प्रख्यात भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी आपका कहाँ पर है? सार जो आपका है कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। धवन 1 को सुपर एलॉय के साथ 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है और LNG, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस 90% से अधिक मेथेन को शामिल किया गया है इसके ईंधन के रूप में। यानी इस रॉकेट में ईंधन के रूप में LNG का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें 90% से अधिक मेथेन को शामिल किया गया है। अगला हमारा है भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। किसका? भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया गया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो भूमंडल से ब्रह्मांड तक इसकी टैगलाइन रखी गई है। और ये आपका ISPA के जो एक प्रकार से मेंबर हैं, सदस्य देश हैं, उनमें कौन कौन है? तो लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को यानी टाटा समूह, वनवेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंदर इंडस्ट्रीज तथा अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसमें सदस्यों के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है हेंसन क्रेटर, ठीक है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था चाइना का आपका येलॉन क्रेटर। कौन सा? चाइना में आपका जो येलॉन क्रेटर है वो 1 लाख वर्ष के भीतर बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। और यहाँ पर आपका है हेंसन क्रेटर, ठीक है। इसकी खोज भी नासा के द्वारा की गई है और अभी हाल ही में इसकी विज्ञप्ति में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यानी ITU के द्वारा जो है आपके IAEA के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण किया गया। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है जिसका नाम रखा गया है क्या? तो हेंसन क्रेटर इसका नाम रखा गया है। और ये जो नाम है वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले एक अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति थे जिनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन। उन्हीं के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है जो चंद्रमा पर स्थित है। हेंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हैं, याद रखिएगा। 1909 में पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर। नाम है डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन। नेक्स्ट हमारा है GSLV F10 EOS 03 मिशन असफल हो गया। क्या हुआ? तो असफल हो गया। इसके पहले हमने EOS मिशन 04 सफल रहा था, आपको हमने देखा था। GSLV आपका जो मिशन एक प्रकार से GSLV से लॉन्च किया गया था, ये आपका मिशन असफल रहा है EOS 03। 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से जो है ये आपका जो परीक्षण है असफल रहा। इसमें त्रिचरणीय GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत उसके पहले और द्वितीय चरण का प्रदर्शन तो सामान्य रहा, परंतु तकनीकी अवरोध के कारण तीसरा जो आपका चरण है उसमें क्रायोजेनिक चरण में जलन नहीं हुई। प्रज्वलन जो होता है एक प्रकार से इंजन में वो शुरू ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह परीक्षण आपका असफल हो गया। जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 था, ये किस लिए? तो ये भी एक प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों तथा वनावरण परिवर्तनों इत्यादि की नागरिक एक प्रकार से इसकी जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। लेकिन ये आपका सफल जो क्या रहा? असफल हो गया। इसकी अवधि 10 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी लेकिन असफल रहा आपका ये मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सा इसरो के द्वारा जो एक प्रकार से कौन सा मिशन है जो असफल रहा है, तो उसका नाम है EOS 03 मिशन, ठीक है। अगला हमारा है तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। आज के सेशन में हम लोग अपने वैज्ञानिक परिदृश्य पर फोकस कर रहे हैं। आपके पूरे वैज्ञानिक परिदृश्य को तो हमने 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो, ज़्यादा लंबा सेशन ना बने, आप आसानी से उसको पढ़ सकें और सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकें, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सेशन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। कौन सा? भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। कई बार हमने अपने डेली करंट अफेयर की क्लासेस में डिस्कस भी किया है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और ये आपका 15 जून 2022 को भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर है? तो ये आपका सूरत में है, गुजरात में, ठीक है। सूरत गुजरात में है, जिसे विशेष तौर पर स्टील के स्लैग से निर्मित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है फ्रंटियर। कौन सा? फ्रंटियर विश्व का
आपका द्रुततम सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, ये जो आपका है 29 मई से 2 जून 2022 के मध्य में जो आपका हैम्बर्ग है, कहाँ पर? जर्मनी में आयोजन है का आपका हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस का सुपर कंप्यूटर का। इसमें ISC हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन हुआ है, कहाँ पर? तो जर्मनी में। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही 1 जून को विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची जारी की गई है। और ये जो आपकी सूची जारी की गई है सुपर कंप्यूटरों की, ये 49वां संस्करण है इसको जारी करने का। कौन सा? 59वां संस्करण है, याद रखिएगा, 59, 59वां संस्करण है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है, जिसमें आपका फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर में नाम है फ्रंटियर, जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और वास्तव में विश्व का पहला एक्सोस्केल सुपर कंप्यूटर भी है। इस सुपर कंप्यूटर का HPL यानी हाई परफॉर्मेंस जो एक प्रकार से लिम्पैक है, वो कितना है? तो 1.102 एक्जाफ्लॉप्स है। कितना? 1.102 एक्जाफ्लॉप्स है। और टॉप 500 जो आपकी सूची है उनमें अगर बात किया जाए तो पहले नंबर पर फ्रंटियर है, दूसरा फुगाकू है। यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी एग्जाम में आपके इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा सुपर कंप्यूटर कौन से देश से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रंटियर का संबंध है अमेरिका से, फुगाकू जापान से, लूमी आपका फिनलैंड से, समिट है अमेरिका से, सियरा आपका अमेरिका से, यानी मैक्सिमम आपके अमेरिका के हैं। लेकिन ये फुगाकू भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के कितने हैं सुपर कंप्यूटर? तो 3 सुपर कंप्यूटर भारत के इसमें शामिल हुए हैं, जिन्हें CDEC पुणे में स्थापित सबसे पहला आपका है परम सिद्धि। कौन सा? परम सिद्धि AI। ये आपका जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे CDEC पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? तो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, कहाँ पर स्थापित है? तो भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। उसके अलावा ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है, इसकी गति कितनी है? तो 3.76 पेटाफ्लॉप्स इसकी गति है। और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित किया गया है। किसे? मिहिर सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, मिहिर सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार से टॉप जो 500 की सूची है सुपर कंप्यूटरों की, उनमें आपका जो 3 सुपर कंप्यूटर हैं भारत से संबंधित हैं, जिन्हें टॉप 500 में शामिल किया गया है। फ्रंटियर सबसे टॉप पर है, सेकंड पर है कौन सा? फुगाकू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर परम अनंत। नाम है सुपर कंप्यूटर परम अनंत। कहाँ स्थापित है? तो इसे आपका स्थापित किया गया है गांधीनगर में। कहाँ पर? IIT गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है, जिसकी गति कितनी है? तो 838 टेराफ्लॉप्स इसकी गति है। नाम है परम अनंत सुपर कंप्यूटर। भारत में अगर और जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से संस्थान से संबंधित हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा। परम पोरुल NIT त्रिचुरापल्ली में है, परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में है, परम गंगा IIT रुड़की में है, परम शिवाय IIT BHU में है, और परम शक्ति का संबंध है IIT खड़गपुर से। हमने 50 बार आपके डेली करंट अफेयर की क्लासेस में ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। उसके अलावा परम ब्रह्मा है, ये आपका IISER पुणे में है। परम युक्ति जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। परम संगणक IIT कानपुर में है। और यह आपका परम ये आपका परम सिद्धि CDEC पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जुपिटर। कौन सा? यूरोप का पहला एक्जाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर। कौन सा? कहाँ का है? तो कौन से कॉन्टिनेंट से संबंधित है? तो यूरोप से। ठीक है, नाम है जुपिटर। और यह सुपर कंप्यूटर ज्यूलिक सुपर कंप्यूटिंग सेंटर जर्मनी में स्थापित होगा। कहाँ पर? जर्मनी में स्थापित किया जाएगा। नाम क्या है? तो जुपिटर इसका नाम है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलोल में, गुजरात में ये आपका स्थापित किया गया है। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। ठीक है, ये आपका जो नैनो यूरिया संयंत्र है कलोल गुजरात में, इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और यह संयंत्र प्रतिदिन नैनो यूरिया की 500 मिलीमीटर की
लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा। कितना? कम से कम 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा, जिसमें 500 मिलीमीटर की ये आपकी बोतलें हैं, याद रखिएगा। और ये पहला एक प्रयास है भारत में या विश्व में कह सकते हैं नैनो यूरिया बनाने का, तरल रूप में एक बॉटल के माध्यम से यूरिया का छिड़काव करने का। इन 2 समझौता ज्ञापनों के तहत क्रमशः ये आपका जो है क्वेश्चन, ये पंजाब तथा ट्राम्बे महाराष्ट्र में नैनो यूरिया संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ पर? तो नांगल पंजाब में और ट्राम्बे महाराष्ट्र में ये आपका नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। विश्व का पहला देश बन चुका है भारत नैनो यूरिया का एक प्रकार से उत्पादन करने वाला व्यावसायिक उत्पादन के लिए। ठीक है, भारत विश्व का यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कलोल गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 5G टेस्ट बेड। कौन सा? 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है देश के। ये आपका देश का पहला 5G टेस्ट बेड है, याद रखिएगा, और इसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। 5G टेस्ट बेड परीक्षण सुविधाएं यानी सीविट चेन्नई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर तथा IISc बेंगलुरु में इसको उपलब्ध कराया गया है। यानी ये आपके उपलब्ध रहेंगी 5G टेस्ट बेड। और स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के द्वारा इसे विकसित किया गया। किसके द्वारा? तो यानी नेतृत्व किया था IIT मद्रास ने, और कुल मिलाकर के 8 संगठनों के 8 संस्थानों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से इस 5G टेस्ट बेड को विकसित किया गया है। अगला हमारा है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। कौन सा? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। ये जो आपका सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है, ये 1 मई 2022 को 3 दिवसीय एक सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जिसका विषय क्या है? कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इसकी इस बार की जो है विषय रखी गई है। और सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु के द्वारा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। सबसे पहला, इसका विषय क्या है, उसके अलावा आयोजन कहाँ पर किया गया है और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र। कौन सा? कोयले से मेथेनॉल संयंत्र। ये आपका स्थापित किया गया है। भारत से अधिक राख वाले भारतीय कोयले को मेथेनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीक को विकसित किया है भारत ने। और ये इस हेतु एक प्रायोगिक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में, जिसके माध्यम से जो उच्च राख वाला जो कोयला है, इसके माध्यम से मेथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। किसका? मेथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। और इसके लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में इस संयंत्र को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। जहां पर भी पहला आपका वर्ड दिख जाता है, इसका मतलब डियर वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और ये आपका भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, जिसका नाम रखा गया है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र इसका नाम है, याद रखिएगा। जिसका एक प्रकार से अनावरण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रुद्र को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत प्रगत संगणन विकास के द्वारा विकसित किया गया, यानी CDAC के माध्यम से। और यह जो रुद्र सर्वर है, यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के 3रे चरण का हिस्सा है। इसके पहले अभी हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है फ्रंटियर। कहाँ का है? अमेरिका का। दूसरा कौन सा है? जापान का है। नाम क्या है उसका? तो फुगाको उसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो प्रथम विद्युत अनुकूल राजमार्ग, प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी बताया, पहला जहां लगा है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग 19 अगस्त 2022 को कार्नो झील रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन, ये आपका चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग का सौर ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा आधारित है आपका, ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन चुका है, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ठीक है, आपको पता है
सबसे बड़ा जो आपका इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन है कहाँ पर बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है कहाँ पर, हरियाणा में, गुरुग्राम में। ठीक है, उसके अलावा बायो गैस के माध्यम से आपका इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बना है, तो महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट है आपका कर्ण लेक रिजॉर्ट में स्थापित इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है और 4 सितंबर 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिलोंग में मेघालय के प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखा गया है इसकी आधारशिला, तो शिलोंग में, मेघालय, या आपका मेघालय में प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। कौन सा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करने का। ठीक है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये आपका 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की इसका अनाउंसमेंट किया है और इसके माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी विश्व में एक प्रकार से हरित हाइड्रोजन के रूप में भारत को विश्व शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित किया जाएगा। और सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक जो शब्द आपका है, इसकी अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के रसायन शास्त्री एक थे जिनका नाम है जॉन ब्रोकिस। क्या नाम है, जॉन बोक्रिश ने इनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी। 2003 में भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की गई थी, इसको गठित किया गया था 2003 में। अगला हमारा है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। कौन सा, शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियां, नए नए आविष्कार, नए नए जो रोग आपके हैं उनसे संबंधित चीजें आपके इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने पहला हमारा कौन सा है, तो मंकी पॉक्स। कौन सा, मंकी पॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। यानी एक प्रकार से आप देखेंगे कोरोना खत्म हुआ तो दूसरा एक बीमारी फिर से दुनिया को अपने चपेट लेने में यहाँ पर उतावली है। एक प्रकार से कोरोना ने दुनिया को आईना दिखाया है कि किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो पर्यावरण आपके साथ कैसा बर्ताव करेगी। फिर से एक बीमारी आ गई है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ठीक है, 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO के माध्यम से मंकी पॉक्स के वर्तमान वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। WHO के अनुसार वर्तमान में विश्व के 78 देशों में लगभग मंकी पॉक्स के 18,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। और इसके पूर्व 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया था। यानी अभी तो दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है वैश्विक, एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार, नाम है WHO, उसके द्वारा इसे महामारी एक प्रकार से चिंता घोषित की गई है इस आपके मंकी पॉक्स बीमारी से संबंधित, क्योंकि दुनिया में लगभग 18,000 इसके मामले मिल चुके हैं और इनमें से 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इस नए आपकी बीमारी से। मंकी पॉक्स जो रोग है ये आपका मंकी पॉक्स बीमारू आपके विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जो एक जूनोटिक रोग है, याद रखिएगा। यानी ये एक ऐसा रोग है जो एक प्रकार से जंतुओं से मनुष्यों में पहुंचता है। जूनोटिक का आपका मतलब होता है कि जानवरों के माध्यम से फैलने वाला रोग। ठीक है, तो ये आपका जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में प्रचारित होता है, याद रखिएगा। और मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। यानी इस मंकी पॉक्स का पहला केस कांगो गणराज्य जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है वहां पर 1970 में मिला था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है इसी में 2003 में अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स का पहला मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज किया गया था। और जुलाई 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में दर्ज किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। उसके अलावा आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर पहला केस तो अमेरिका में मिला था और अभी हाल ही में 2022 में जुलाई में भारत में भी इसका केस देखने को मिला है। अगला हमारा है भारत में कोविड-19 का टीकाकरण। कौन सा, कोविड-19 टीकाकरण। ये आपका 17 जुलाई 2022 को भारत ने
200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि हासिल कर ली है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारत के द्वारा। कितना? 200 करोड़ टीकाकरण किया गया है भारत में। और इसके पूर्व 21 अक्टूबर 2021 को भारत में कोविड-19 का टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ लगभग 1 अरब के महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच चुका था। यानी 1 करोड़ टीकाकरण जो आपका भारत के 1 अरब टीकाकरण किया गया था 21 अक्टूबर तक, और 17 जुलाई 2022 तक भारत में 2 करोड़ कोविड टीकाकरण हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 अरब की बात की जा रही है, 200। ठीक है, 2 अरब यानी 200 करोड़। याद रखिएगा भारत में क्या है, कोविड-19 टीके की जो पहली खुराक है यह आपका 16 जनवरी 2021 में एम्स में नई दिल्ली में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो मनीष कुमार को। ठीक है, मनीष कुमार को भारत में सबसे पहला टीका दिया गया था जनवरी 2021 में, और 19 फरवरी 2021 को भारत ने कोविड-19 के 1 करोड़वें टीकाकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। और दुनिया का पहला, नेक्स्ट हमारा है दुनिया का पहला एक प्रकार से रेबीज के लिए जो है यहाँ पर 3 खुराक वाला एक दवा बनी है। ठीक है, कौन से? रेबीज टीका आपका। ठीक है, चलिए, रेबीज टीका, दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका, ये आपका कहाँ से विकसित किया गया? तो भारत में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है क्या? तो कैडिला। इसका नाम है कैडिला के द्वारा विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया गया है। और ये रेबीज मुक्त भारत के उद्देश्य से कैडिला को 1-2-3 अभियान के साथ नोवल वैक्सीन को भी जारी किया गया है। नोवल वैक्सीन को, किसका नाम क्या है? नोवल वैक्सीन, याद रखिएगा। ठीक है, 1-2-3 अभियान के तहत, कौन से अभियान के तहत? तो 1-2-3 अभियान के तहत इसे लॉन्च किया गया है। नाम है इसका, यह आपका रेबीज टीका, जिसे कैडिला के द्वारा विकसित किया गया है। इसी कंपनी के द्वारा 3 खुराक वाले एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? TH रेबीज नाम रखा गया है। और भारत ने 2030 तक रेबीज से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत के द्वारा रेबीज रोग से आपके मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका गुजरात में स्थित एक फार्मा एक कंपनी है, उसी के द्वारा रेबीज जिसका नाम है, उसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा, वो पहला राज्य बना है रेबीज रोग से मुक्त होने वाला। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण। ठीक है, यानी व्यक्ति के अंदर हृदय को परिवर्तित करके सूअर के हृदय को वहां पर प्रत्यारोपित किया गया है, यानी सूअर के हृदय को वहां पर रखा गया है। यह आपका जनवरी 2022 में अमेरिका के 57 वर्षीय एक व्यक्ति थे जिनका नाम है डेविड बेनेट। इन्हीं के अंदर सूअर के हृदय को प्रत्यारोपित किया गया है। और ये जो आपका प्रत्यारोपण है मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के द्वारा, इन्हीं के डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इन व्यक्ति का नाम है डेविड बेनेट। ठीक है, जिनके अंदर सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण हुआ है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के दिल को अनियमित दिल की धड़कन वाले रोगी में प्रत्यारोपित किया गया है। और मानव में जानवर के अंग का प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये वर्ड पॉइंट ये आपका जो है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में है, नए नए तरीके से इसका विकास किया जा रहा है। तो ये वर्ड काफ़ी चर्चा में है, याद रखिएगा, जिसे विषमजात प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक विषमजात प्रत्यारोपण है जो पहली बार कब किया गया था? तो 1980 के दशक में इसको पहली बार मनुष्यों में किया गया था, जिसमें एक बच्चे के अंदर बबून का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था और बच्चे की 21 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। यानी एक प्रकार से बबून के यहाँ पर हृदय को प्रत्यारोपित करने के बाद जो है वो 21 दिन तक जिंदा रहा था, 21 दिन बाद उसकी डेथ हुई थी। और अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट, जिनकी अभी हाल ही में बात हो रही है, उनमें भी हृदय प्रत्यारोपण 8 मार्च 2022 को इनकी मृत्यु हो गई हृदय प्रत्यारोपण करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वदेश पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस। कौन सा? पहला आपका मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस स्थापित किया गया है। कौन सा? पहला। ये विश्व की पहली है मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स पहल। यह आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के द्वारा इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा? DBT NBRC गुरुग्राम हरियाणा के द्वारा इसे विकसित किया गया है। दुनिया की पहली मल्टी मॉडल, यह आपका
ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स पहल है, याद रखिएगा, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीयर। नेक्स्ट हमारा है विश्व मलेरिया रिपोर्ट। कौन सा? विश्व मलेरिया रिपोर्ट। यह आपका 6 दिसंबर 2021 को WHO के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसने जारी किया है? तो WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट को जारी किया है। और इसके अकॉर्डिंग आपका लगभग 241 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं 2020 में। 2020 में 241 मिलियन। उसके अलावा वर्ष 2020 में विश्व भर में लगभग 6,27,000 लोगों की मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई है। कितने मामले? 241 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से आपका इसमें लगभग 6,27,000 लोगों की मलेरिया के कारण मृत्यु हुई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से 2019 से वर्ष 2020 के मध्य में यहाँ पर आपका मृतकों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? तो 12% की इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है मृतकों की संख्या में। और उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र अब भी मलेरिया से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। यहाँ कुल मलेरिया मामलों का जो लगभग है 95%, यानी पूरी दुनिया में जो टोटल मलेरिया के मामले हैं उनमें से 95% मामले कहाँ पर हैं? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यानी उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में। ठीक है, जबकि कुल मृत्यु का जो दुनिया में टोटल मलेरिया के कारण जो मृत्यु होती है उनमें से 96 यानी 96% जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्षेत्र में होती है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अगर सभी मलेरिया मामलों की बात करें इसमें 1.7% तथा कुल मृत्यु का 1.2% ये कहाँ पर है? भारत में दर्ज किया गया है। यानी दुनिया में सब आपका लगभग 1.7% मलेरिया के मामले भारत में मिलते हैं, जिनमें से पूरे विश्व के मृत्यु में आपके मलेरिया के मामले में जो मृत्यु होती है 6,27,000, इनमें से 1.2% मृत्यु रेट कहाँ पर है? भारत में। मलेरिया के कुल मामलों में भारत 83% मामलों के लिए जिम्मेदार है आपके दक्षिण पूर्व एशिया में, जबकि इसी क्षेत्र में घटित कुल मृत्यु में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 82%। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में एक बहुत ही बड़ा पार्ट है भारत का। भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, और उनसे होने वाली मृत्यु भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, इस प्रकार से आज के हमारे इस साइंस सेक्शन में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे अपने इस वैज्ञानिक परिदृश्य में वो हमने कंप्लीट किया। इसको हमने आपको पहले ही बताया कि पूरे वैज्ञानिक परिदृश्य को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्कस करने का फैसला किया है, ताकि आपके लिए ज़्यादा एक प्रकार से बोझ ना हो और आप आसानी से सारी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो एक बार जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा आज का सेशन कैसा था और आप लोगों की एनालिसिस कैसी रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से अपने नए क्वेश्चन के साथ में, साइंस परिदृश्य के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर। जय हिंद।